हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका द 247 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम क्लास 10th में टर्म 2 के लिए अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज देख रहे थे और इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर्स देख लिए हैं सर, और ये वाला लेक्चर हमारी सीरीज का 9वां लेक्चर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट तरीके से एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं कि सीरीज में अभी तक जो हमने 8 लेक्चर्स देख लिए उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने सीखा। हमारे सीरीज का सबसे पहला लेक्चर एक स्ट्रैटेजी वीडियो था। वहां पे हमने ये सीखा कि दुनिया का कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, दुनिया का कैसा भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, उस पर्टिकुलर सवाल को बिल्कुल तेजी से साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद का जो दूसरा और तीसरा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर सर्कल्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद का जो चौथा और 5वां लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, इस चैप्टर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद का जो छठा, 7वां और 8वां लेक्चर था, यहां पे हमने अपने चैप्टर एपी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया सर। अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, इसी को फॉलो अप करते हुए अपने सीरीज के इस 9वें लेक्चर में चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के एक बहुत तगड़े, बहुत शानदार, जानदार, मजेदार, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सर। अगेन इस लेक्चर में मैं शुरुआत में उसी इंपॉर्टेंट बात को रिपीट करना चाहूंगा जो कि इस सीरीज के हर लेक्चर में शुरुआत में मैं बार बार रिपीट करता हुआ आ रहा हूं, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इस सीरीज के शुरुआत के जो 15 से 20 लेक्चर्स होंगे, ये सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अल्ट्रा टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक मैथ्स ली है, आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है, फर्क नहीं पड़ता है सर। आपके क्वेश्चन पेपर में जो केस बेस के सवाल पूछे जाएंगे, 90% चांसेस हैं वो सवाल एज इट इज तरीके से इन्हीं शुरू के 15-20 लेक्चर से पूछ लिए जाए। प्रिंस सर ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रिंस सर ने आप लोगों के लिए इन शुरू के 15-20 लेक्चर्स में जितने भी सवाल सेलेक्ट किए हैं, ये सारे सवाल सीबीएसई के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं। इसी वजह से ये सवाल आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना सर। इस सीरीज के शुरू के 15-20 लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से भी जो 2 चैप्टर्स है ना, हाइट एंड डिस्टेंस और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यहां से बनने वाले केस बेस्ड के पूछे जाने की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। यानी कि सर इन 15 लेक्चर्स की तो कहानी इंपॉर्टेंट है ही, इनमें से भी आपके जो 2 चैप्टर्स हैं ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से पूछे जाने की केस बेस्ड की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। इस बात को याद रखिएगा। ये प्रिंस सर की खुद की एनालिसिस है कि ये 15 लेक्चर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, इनमें भी इन 2 चैप्टर से बनने वाले केस बेस्ड की जो कहानी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स के केस बेस्ड को तो और भी ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में ही हमने बहुत अच्छे से यह सीख लिया था सर कि कोई भी केस बेस का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी वाला पार्ट, उसके बाद आता है सर फिगर वाला पार्ट और फाइनली सवालों वाला पार्ट। और हर पार्ट को टैकल कैसे करते हैं ये हमने ऑलरेडी अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में सीख लिया था। तो यहां पे अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर के केस बेस्ड का स्टोरी वाला पार्ट देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। तो ये रहा हमारे सवाल का स्टोरी वाला पार्ट। बहुत बड़ी सी स्टोरी है। स्ट्रैटेजी लगाए क्या सर? अब ध्यान से यहां पे सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, नाराज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप लोगों को केस बेस्ड को सॉल्व करने के लिए स्टोरी वाले पार्ट के लिए मैंने जो भी स्ट्रैटेजी सिखाई है ना, वो स्ट्रैटेजीज हर जगह काम करेगी, बस एक चैप्टर को छोड़कर। इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपको स्टोरी वाले पार्ट को टैकल करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी सिखाई है
वो सारी स्ट्रैटेजीज हर सिचुएशन में हर जगह काम करेगी, बस एक चैप्टर को छोड़ के, और वो एक्सेप्शन चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ऐसा इसलिए है सर क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की जो कहानी होती है, कई बार कहानी के लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बोली जा सकती है, जो कि एक नजर में कहानी को देखकर कभी भी आपको स्पॉट नहीं होगी। इसी वजह से प्रिंस सर ने बोला कि स्टोरी वाले पार्ट के लिए जो भी प्रिंस सर ने आप लोगों को स्ट्रैटेजी सिखाई थी, वो स्ट्रैटेजीज हर जगह काम करेगी, बस ये एक चैप्टर को छोड़ के सर। तो एक्सेप्शन चैप्टर दिमाग में रखिएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस चैप्टर के केस बेस्ड में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। आपको पूरी की पूरी कहानी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाके सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो इस बात को कॉपी पे साइड में कहीं पे जाके नोट कर लो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के केस बेस्ड के क्वेश्चंस में स्टोरी वाले पार्ट की स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। इन सिचुएशन में हमें अपनी पूरी कहानी को ना चाहते हुए भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आगे आने वाले सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे सर। इस बात को याद रखिएगा। तो अगेन सर, कहानी बड़ी है लेकिन एक्सेप्शन चैप्टर है, क्या करें सर, पूरी कहानी पढ़नी ही पड़ेगी, कोई भी स्ट्रैटेजी यहां पे काम नहीं करेगी। तो फटाफट तरीके से पहले पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे सर। ध्यान से सुनिएगा यहां पे कहानी क्या है सर। तो कहानी में बोला जा रहा है कि एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्व्स विदाउट parents and teachers guiding their every move. Some students of a school reached for adventure at Sakleshpur. At the camp, the waiters served some students with a welcome drink in a cylindrical glass and some students in a hemispherical cup whose dimensions are shown below. अब ये जो बात बोली गई है ना सर, शोन बिलो, इसी को पढ़ के समझ में आता है कि आगे जरूर फिगर की कहानी आएगी। अभी फिलहाल फर्दर कंटिन्यू करते हैं कहानी को। आगे बोला जा रहा है सर कि आफ्टर दैट दे वेंट फॉर अ जंगल ट्रैक। द जंगल ट्रैक वाज एंजॉयबल बट टायरिंग। एज डस्क फेल इट वाज टाइम टू टेक शेल्टर। Each group of 4 students was given a canvas of area 551 meter square. अब ये कैनवस क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, टेंट बनाने के लिए जिस कपड़े का, जिस फैब्रिक का इस्तेमाल होता है सर, वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, वो डस्ट प्रूफ होनी चाहिए, वो थोड़ी सी रोबस्ट, थोड़ी सी ज्यादा मजबूत टाइप की होनी चाहिए। तो टेंट बनाने के लिए ये जो स्पेशल टाइप का कपड़ा, ये जो स्पेशल टाइप के फैब्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम कैनवस कहते हैं सर। तो आगे बोला जा रहा है कि ईच ग्रुप हैड टू मेक अ कोनिकल टेंट टू एकोमोडेट ऑल द 4 स्टूडेंट्स। Assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square, the students put the tents. The radius of the tent is 7 meter. तो पूरी कहानी पढ़ ली है सर। अब यहां पे कहानी को डिकोड करते हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा सर। पूरी कहानी पढ़ के बहुत क्लियरली ये रियलाइज होता है कि कहानी में मेनली 2 पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है सर, वहां पे 2 टाइप के कंटेनर्स पे बात हो रही है और नीचे वाले पार्ट पे टेंट पे बात हो रही है सर। तो ऊपर वाला पार्ट कहां से कहां तक है, मार्क कर लेते हैं सर। तो ऊपर वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक है। अगेन नीचे वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक है। अब यहां पे समझते हैं सर कि ऊपर वाले पार्ट में कंटेनर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है। ध्यान से सुनना। देखो, यहां पे बोला जा रहा है सर कि एक स्कूल है जो कि ट्रिप प्लान करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो ट्रिप के लिए स्टूडेंट्स ट्रेकिंग पे जा रहे हैं। ट्रेकिंग पे कहां जा रहे हैं सर? ट्रेकिंग पे सकलेशपुर एक जगह है, वहां पे जा रहे हैं। ट्रेकिंग करने का क्या मतलब होता है सर? तो जब हम एक जंगल घूमने जाते हैं ना सर, उसको ट्रेकिंग कहते हैं।
अब जब हम जंगल घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर कि जो सुख सुविधाएं हमें नॉर्मली आसपास मिलती हैं वो जंगल में तो मिलेगी नहीं। हमें अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा या खुद इंतजाम करके पकाना पड़ेगा। हम जहां पे ठहरेंगे उसके लिए हमें खुद से शेल्टर डिजाइन करना पड़ेगा, खुद से टेंट वेंट लगाना पड़ेगा सर। अच्छे से नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जंगल में इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकते हैं सर। तो ये जो पूरी कहानी होती है इसी प्रोसेस को हम ट्रेकिंग कहते हैं। यानी कि सिंपल लफ्जों में आप ऐसा कह सकते हो सर कि जंगल में जब हम घूमना प्लान करते हैं ना, वही एक तरीके से ट्रैकिंग कहलाता है, जिसके लिए हम बहुत अच्छे से इंतजाम करके जाते हैं सर। तो कुछ बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। कहां पे ट्रिप पे ले जाया जा रहा है सर? तो सकलेशपुर एक जगह है, वहां पे ट्रैकिंग के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा है। तो बच्चों मान लो अपने स्कूल बस में बैठ के ये जो जगह है सकलेशपुर, यहां पे जाते हैं। अब देखो, तो ट्रैकिंग पे निकलने से पहले, जंगल में जाने से पहले इंतजाम स्कूल वालों ने इस तरीके से किया है कि सारे बच्चे इस जगह पे एक होटल में ठहरेंगे सर। तो जैसे ही उस वाले होटल पे बस पहुंचती है तो जो भी उस होटल के वेटर्स हैं सर, वो वेटर्स सारे स्टूडेंट्स को पीने के लिए कुछ ड्रिंक ऑफर करते हैं। कैसे ड्रिंक सर? कोई जूस हो सकती है, कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। तो उनको वेलकम करने के लिए ये सारे वेटर्स एक वेलकमिंग ड्रिंक यानी कि किसी टाइप का जूस या किसी टाइप की कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं। अब जो कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं सर कि इस तरीके से गिराएंगे और वो इस तरीके से पी रहे होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा सर। किसी ना किसी कंटेनर में ऑफर करेंगे। तो किस टाइप के कंटेनर में इन स्टूडेंट्स को ड्रिंक्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पे बहुत क्लियरली बोला जा रहा है सर कि ये जितने भी वेटर्स सारे के सारे स्टूडेंट्स को वेलकमिंग ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, ये 2 टाइप के ग्लासेस में 2 टाइप के कंटेनर्स में ऑफर कर रहे हैं। किस टाइप के कंटेनर्स है सर? तो एक है आपका सिलेंड्रिकल ग्लास और एक है आपका हेमिस्फेरिकल कप। तो जिन 2 टाइप के कंटेनर्स में सारे स्टूडेंट्स को ड्रिंक्स ऑफर की जा रही है, वो 2 टाइप के कंटेनर्स हैं सर, आपका सिलेंड्रिकल ग्लास और हेमिस्फेरिकल कप। तो सारे वेटर्स इन्हीं 2 टाइप के कंटेनर्स में स्टूडेंट्स को ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं। यानी कि कुछ वेटर्स ने अपने पास सिलिंड्रिकल ग्लासेस रखी हैं, उसमें वो ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं। कुछ वेटर्स ने अपने पास हेमिस्फेरिकल कप्स रखे हैं, उसमें वो स्टूडेंट्स को ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं सर। तो यही कहानी फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में बोली जा रही है। तो जो कंटेनर्स की कहानी बोली जा रही थी, ये हमने यहां पे समझ ली। अब देखो, यहीं पे हमने कहानी पढ़ने के दौरान ये समझा था सर कि इन कंटेनर्स के बारे में मुझे बताया गया है कि कंटेनर्स के डायमेंशंस क्या है, ये हमें बताए गए हैं। एक नजर डालते हैं सर आगे के फिगर पे। तो हमें यहां पे दिख रहा है सर कि ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल ग्लास और ये रहा हमारा हेमिस्फेरिकल कप, जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रिंक्स ऑफर की जा रही है। इसी को अच्छे तरीके से यहां पे बना दिया गया है। तो ये रहा सर हमारा सिलेंड्रिकल ग्लास, जिसके डायमेंशंस बता दिए गए हैं कि इस ग्लास की हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। इस ग्लास की डायामीटर है सर, डी माने डायामीटर, इस ग्लास की डायामीटर है सर 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हेमिस्फेरिकल कप के बारे में बताया गया है सर यहां पे कि हेमिस्फेरिकल कप का डायामीटर है 7 सेंटीमीटर का। तो ये जो 2 टाइप के कंटेनर्स में ड्रिंक्स ऑफर किए जा रहे हैं, इन कंटेनर्स के डायमेंशंस के बारे में हमें बता दिया गया है। हमने डायमेंशंस को यहां पे ऑब्जर्व कर लिया। अब ये जो आगे की पार्ट की कहानी है, इसको भी समझते हैं। अगेन ये कहानी भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि सारे स्टूडेंट्स अपने अपने ड्रिंक्स को फिनिश करने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक होकर ट्रेकिंग के लिए जंगल में निकल जाते हैं। ठीक है सर। तो जंगल में खूब सारी मस्ती करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। अब इतनी मस्ती करेंगे तो थकान भी होगी सर। अब थकेंगे तो आराम करना पड़ेगा। अब बीच जंगल में कोई होटल तो मिलेगा नहीं सर। तो बीच जंगल में आराम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कोई शेल्टर का इंतजाम करना पड़ेगा। तो शेल्टर के लिए या तो आप कोई गुफा उफा ढूंढ लो सर, कोई ऐसी जगह बना लो जहां पे आप आराम कर सको, या फिर सर ज्यादा सुविधाजनक ये रहता है कि आप अपने साथ टेंट कैरी करो, आप कैंपिंग कर लो सर, टेंट लगा लो, उसी में आराम कर लेना सर। तो यहां पे बच्चे इसी तरीके से आराम करते हैं, वो टेंटिंग करते हैं सर, वो कैंपिंग करते हैं, वो टेंट लगा के आराम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना,
तो आराम करने के लिए उनके क्लास टीचर्स ने क्या डिसाइड किया, 4-4 बच्चों का ग्रुप बना दिया। यानी जितने बच्चे ट्रेकिंग के लिए पहुंचे थे उनको रैंडमली 4-4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब हर 4 स्टूडेंट को मिलकर अपना टेंट खुद से बनाना है सर। तो टेंट बनाने के लिए जो टेंट का कपड़ा होता है, जो कैनवास होता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। क्या बताया गया है सर? तो बताया यह गया है कि हर 4 बच्चों के ग्रुप को टेंट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस साइज का एक कपड़ा दिया गया है। कपड़े का एरिया आपको बता दिया गया है कि हर 4 बच्चों के ग्रुप को टेंट बनाने के लिए 551 मीटर स्क्वायर का इस शेप का एक कपड़ा दिया गया है। अब समझिएगा बात को सर, बहुत इजीली कॉमन सेंस से समझ में आता है कि जो कपड़े का शेप है रेक्टेंगुलर टाइप का है और हमें टेंट कैसा बनाना है सर, कोनिकल टेंट बनाना है, कोनिकल शेप का टेंट बनाना है। तो इस तरीके के रेक्टेंगुलर कपड़े से जब आप कोनिकल शेप का टेंट बनाओगे सर, ऑब्वियस ही बात है आपको इस कपड़े को कोन के शेप में अरेंज करने के लिए कपड़े में कुछ कटनी छटनी करनी पड़ेगी। तो यही जो कटनी छटनी करते हैं ताकि इस कपड़े को टेंट में बदल सकें सर, इस कटनी छटनी में थोड़ा सा कपड़ा बर्बाद होता है। कितना कपड़ा बर्बाद होता है? सवाल ने बता दिया। सवाल ने हमें बता दिया है सर कि इस ओरिजिनल कपड़े से जब हम कटनी छटनी करते हैं तो कटनी छटनी में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बर्बाद हो जाता है। तो समझना बात को सर, टेंट बनाने के लिए 551 मीटर स्क्वायर कपड़ा मिला था। अब कटनी छटनी करने में, टेंट को शेप देने में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा हो गया बर्बाद। कितना कपड़ा बचा सर? तो कपड़ा बचा है 551 - 1 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बचा हुआ 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा है, इसी कपड़े से अब हमारा कोनिकल शेप का टेंट तैयार हो जाएगा सर। तो टेंट का यहां पे डायग्राम गिवन है, इस पे एक नजर डालिए तो ध्यान से देखने में आपको क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व हो जाएगा सर कि कटनी छटनी के बाद ये जो कैनवस का इस्तेमाल हुआ है टेंट बनाने के लिए, उसमें इस कपड़े को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है सर कि टेंट की कवरिंग हुई है इस कपड़े से। टेंट की कवरिंग हुई है सर इस बचे हुए कपड़े से। सर टेंट के बेस में कोई भी कपड़ा लगा हुआ हमें नहीं दिख रहा। सर इस फिगर को देख के एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलती है। पता ये चलता है कि ये जो 550 मीटर स्क्वायर का रिमेनिंग कपड़ा बचा है, इसी से मेरा टेंट बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है सर? तो कोनिकल शेप के टेंट की कवरिंग हुई है इस बचे हुए कपड़े से, इस 550 मीटर स्क्वायर कपड़े से। यानी कि सर इस कपड़े का इस्तेमाल टेंट का बेस बनाने के लिए नहीं किया गया है। यह क्लियरली हमें अपने फिगर में दिख रहा है। और ऐसे भी कॉमन सेंस से भी हमें बहुत अच्छे से पता है सर, अगर आप YouTube पे कभी कुछ ट्रैकिंग वीडियोस, कैंपिंग वीडियोस सर्च करोगे तो आप पाओगे सर कि ये जो कैनवस होता है ना जिससे टेंट बनाया जाता है, उसमें कैनवस के कपड़े का इस्तेमाल मेनली टेंट के कवरिंग के लिए ही होता है। बेस में बिछाने के लिए उस कैनवस का इस्तेमाल नहीं होता सर। बेस के लिए हम नॉर्मली या तो किसी मैट का, किसी चटाई टाइप के चीज का या किसी अलग टाइप के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम घास के एरिया पे टेंट लगा रहे हैं तो वहां तो नीचे बिछाने के लिए किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती सर। अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से भी कुछ वीडियोस को देख के ऑब्जर्व करोगे तो आप यही पाओगे सर कि टेंट वाला जो कैनवास होता है ना, उसका इस्तेमाल मेनली टेंट के कवरिंग के लिए होता है सर। वो कपड़ा बेस में बिछाने के लिए इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किया जाता। तो फिगर से भी ये बात समझ में आती है सर, और प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करके भी ये बात क्लियर होती है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बर्बाद होने के बाद ये जो रिमेनिंग 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बचता है, इससे मेरे टेंट की कवरिंग हो रही है। ये कपड़ा टेंट के बेस में बिछाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये छोटी सी लेकिन बहुत मोटी बात है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखिएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कोनिकल शेप का टेंट तैयार हो गया है, जिसके लिए उस बनने वाले टेंट का रेडियस आपको बता दिया गया है कि ये जो टेंट हम कोनिकल शेप का बना रहे हैं, इसका रेडियस है 7 मीटर। तो याद रखिएगा सर कि जब कंटेनर्स की बात हुई थी तो यूनिट यूज हो रहा था सेंटीमीटर,
लेकिन जब टेंट की बात हुई तो सारे यूनिट मीटर में है सर। अगेन एक बात को दिमाग में रखिएगा कि यहां पे जब कंटेनर्स के डायमेंशन गिवन थे सर, तो यहां पे डायामीटर की कहानी गिवन है, जबकि हमें भली भांति अपने वॉल्यूम सरफेस एरिया के नॉलेज से पता है सर कि जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूला रेडियस के टर्म में होते हैं, यानी आगे जाके ये पूरी डायामीटर की कहानी को हम जरूरत के हिसाब से रेडियस में चेंज कर देंगे। अब यही पूरी चीज यहां पे 2 पैराग्राफ में कंबाइंड वे में बोली जा रही है सर। यहां पे कंटेनर्स की कहानी, यहां पे टेंट की कहानी, दोनों कहानी हमने बहुत डिटेल में समझ ली। अब इसी कहानी को अच्छे तरीके से आप लोगों के सहूलियत के लिए मैंने अरेंज कर दिया है, तो उस अरेंजमेंट पे एक बार नजर डालते हैं। तो ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा। देखो, तो कुल मिला के हमने जो कहानी देखी, उस कहानी में हमने ये जाना सर कि एक ही टाइप के डायमेंशंस कई बार इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि समझना सर हाइट की बात कहां पे हुई है सर? हाइट की बात आपके सिलेंड्रिकल कंटेनर के लिए हुई है सर। यहां पे डायामीटर की बात हुई सर। हमारे हेमिस्फेरिकल कप के लिए भी डायामीटर की बात हुई सर। आगे जाके कोन के लिए भी रेडियस यानी कि कुल मिला के डायामीटर पे बात हुई है। तो अगर तीनों टाइप के सिचुएशन में सेम टाइप के डायमेंशंस पे बात हो रही है तो समझना इसका भी डायामीटर डी बोल दोगे, इसका भी डायामीटर डी बोल दोगे तो सही नहीं रहेगा सर। प्रिंस सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया है सर कि एक टाइप के चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही टाइप के नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे बुद्धिमानी इस चीज में रहेगी सर कि एक फिगर के डायमेंशंस को आप अलग टाइप के वेरिएबल से इस्तेमाल करो, दूसरे फिगर के लिए अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करो, तीसरे फिगर के लिए अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लो, या फिर इससे ज्यादा बेहतर यह रहेगा जो तरीका सिखा रहा हूं। देखो, वॉल्यूम सरफेस एरिया का सवाल है और आपको यह दिख रहा है सर कि सेम टाइप के डायमेंशंस अलग अलग फिगर में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो नोटेशंस का इस्तेमाल कर लो, एनोटेशंस को यूज कर लो। इसका क्या मतलब है समझना, देखो ध्यान से। तो सर सिलिंड्रिकल कप के लिए, हमारे सिलिंड्रिकल ग्लास के लिए डायामीटर प्रोवाइड कर दिया गया था। अब मुझे पता है सर किसी भी फॉर्मूले में रेडियस की कहानी आती है, तो डायामीटर को रेडियस में चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सर? तो रेडियस डायामीटर का आधा हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायामीटर का आधा, d/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब समझना बात को। देखो सर ये रेडियस किसका है? तो कह दोगे सर ये रेडियस मेरे सिलिंड्रिकल ग्लास का है। तो सिलेंडर का जो सी है ना सर, इसी के हिसाब से मैंने रेडियस में सबस्क्रिप्ट में एक नोटेशन लगा दिया, छोटा सा सी, यानी कि मैंने रेडियस को बस आर नहीं बोला, RC बोला। इससे हमें सॉल्व करने के दौरान याद रहेगा RC माने रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास। तो ऐसे करके नोटेशंस का रूल आप भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। ठीक है सर। इसी तरीके से हमें अपने सिलिंड्रिकल ग्लास की हाइट गिवन थी। अब हाइट को बस h नहीं बोला, नोटेशन यूज कर दिया सर, HC बोल दिया, यानी कि हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, जो कि गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर। तो किस तरीके से नोटेशंस इस्तेमाल करना है ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे प्रॉपर तरीके से अपने सिलिंड्रिकल ग्लास के बारे में बात कर ली। अब हेमिस्फेरिकल कप के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो हेमिस्फेरिकल कप का डायामीटर गिवन था, लेकिन हमें भली भांति पता है रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस हो जाएगा डायामीटर का आधा, तो डायामीटर था 7, तो 7/2 आपका रेडियस हो गया सर। तो हेमिस्फेरिकल कप है सर, तो सिर्फ आर नहीं बोला, इस हेमिस्फेयर के एच के हिसाब से यहां पे नोटेशन लगा दिया आर ऑफ एच, जिसको पढ़ के समझ में आ जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। तो ये छोटी सी कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। अगेन यहां पे अब टेंट वाली कहानी पे आ जाते हैं। तो मुझे बोला गया था कि हमें टेंट बनाने के लिए 551 मीटर स्क्वायर का एक कैनवस मिला है। तो यहां पे जब इस कपड़े को टेंट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो कपड़े की थोड़ी सी कटनी छटनी करनी पड़ रही है, जिससे थोड़ा सा कपड़ा बर्बाद हो जाता है। कितना कपड़ा बर्बाद हो जाता है सर? 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा वेस्ट हो जाता है। कितना बचा? तो 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बचा। 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बचा। अब यही जो कपड़ा बचा है इसी से टेंट बनाया जा रहा है। उसमें भी हमने फिगर में समझ लिया सर कि इतने कपड़े से टेंट की कवरिंग बनाई गई है सर। यह कपड़ा टेंट के बेस में बिछाया नहीं गया है सर। अब अगेन समझना सर, ये जो कोनिकल शेप का टेंट इस कपड़े से तैयार हो रहा है ना,
ये इस तरीके से तैयार करना है कि हर एक टेंट में 4 बच्चों की अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि 4 बच्चों का ग्रुप मिलकर एक एक टेंट बना रहा है। हमें सवाल ने बता दिया था सर कि सारे बच्चों को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और ये हर एक ग्रुप अपने लिए एक एक कोनिकल शेप का टेंट बना रहा है सर। तो हर एक टेंट में कितने बच्चे आराम करेंगे? 4 बच्चे आराम करेंगे, इस बात को दिमाग में रखना। तो 4 बच्चे यहां पे मैंने आपके सामने शो कर दिए सर। अब एक कोन के लिए क्या क्या डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ा, हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि एक कोन के लिए मेनली 3 टाइप के डायमेंशंस का इस्तेमाल होता है। एक होता है सर रेडियस ऑफ बेस, एक होता है परपेंडिकुलर हाइट, एक होता है स्लैंट हाइट। तो यहां पे चूंकि टेंट के लिए कहानी है तो हर जगह मैंने टेंट का नोटेशन टी इस्तेमाल कर दिया है। तो बेस के रेडियस को आरटी बोल दिया, जिसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ टेंट। उसके बाद परपेंडिकुलर हाइट को एचटी बोल दिया, जिसको पढ़ के समझ में आ जाएगा परपेंडिकुलर हाइट ऑफ टेंट। और स्लैंट हाइट को एलटी बोल दिया, जिसको पढ़ के समझ में आ जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ टी फॉर टेंट। क्लियर हो गया सर? तो ये जो कोनिकल शेप का टेंट तैयार हो रहा है सर, इस टेंट के बेस का रेडियस मुझे बता दिया गया है 7 मीटर के बराबर है सर रेडियस। तो ये जो कहानी बताई गई थी इसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो कुल मिला के जो पूरी कहानी थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही साथ हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है। थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहां पे, अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको दिखनी चाहिए, दिखना ये चाहिए सर कि सर ने हर जगह फ्रैक्शन में कहानी छोड़ दी। सर चाहते तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते थे। सर ने 7/2 लिख के को छोड़ दिया, सर चाहते तो 3.5 भी लिख सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? अब यहां पे आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं, इन टिप्स को याद रखना। सबसे पहले टिप नंबर 1, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के किसी भी सवाल में अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हो ना, तो कैलकुलेशन को एक्सपैंड करके करोगे तो फायदा होगा, गलती के चांसेस कम रहेंगे। अब आप कहोगे कि प्रिंस सर ने बोला कि कैलकुलेशन को एक्सपैंड करके करोगे तो गलती कम होगी, सवाल बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली सॉल्व हो जाएगा। अब एक्सपैंड करके कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है समझते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई फॉर्मूले में तुमने वैल्यू पुट की और आपके पास वैल्यू आ रही है 2 × 5/3 × 2 मान लो 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इस कैलकुलेशन को ना 2 तरीके से किया जा सकता है। तरीका नंबर 1 ये होगा कि कुछ बच्चे यहां पे 2 × 5/3 × इसको क्यूब करके लिख लें, तब कैलकुलेशन करें। यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो कुछ बच्चे इस टाइप की चीज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो स्क्वायर वाली चीज है, जो क्यूब वाली चीज है, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। जबकि समझदारी इस बात में होनी चाहिए कि आप पूरा एक्सपैंड करके कैलकुलेशन करिए। यानी कि समझदारी इस बात में है कि इसी चीज का कैलकुलेशन आप कुछ ऐसा करो, 2 × 5/3 × ये जो क्यूब है इसका क्या मतलब है, 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 बार लिख लो सर। तो 2/3 × 2/3 × 2/3। तो ये जो मैंने आपको एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, इसको याद रखिएगा कि कभी भी ऐसी कैलकुलेशन मिलती है जिसको देख के आपको लग रहा है कि इस कैलकुलेशन को एक्सपैंड किया जा सकता है, तो एक्सपैंड करके करना ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा इजीली कैलकुलेशन सॉल्व होगी। बिना एक्सपैंड किए करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये एक्सपेंशन का रूल याद रखिएगा। ये आपकी टिप नंबर 1 हो गई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के किसी भी सवाल को तेजी से सॉल्व करने के लिए। अब टिप नंबर 2 आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझना। टिप नंबर 2 आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझना। देखो टिप नंबर 2 क्या है। टिप नंबर 2 ये है ना सर कि कभी भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जब आप फॉर्मूले में डेटा पुटिंग कर रहे हो ना, और डेटा आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को कभी भी डेसिमल में चेंज मत करना, उसको फ्रैक्शन में ही एज इट इज रहने देना, पूरा सॉल्व कर लेना, तब लास्ट में जरूरत के हिसाब से डेसिमल में चेंज करना। यानी कि सर शुरुआत से ही डेसिमल में चीजों को मत रखना, शुरुआत से चीजों को फ्रैक्शन में रखना सर, फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना, कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल रहेगी।
तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन वर्क करने में आसानी होती है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। ये दूसरा टिप याद रखिएगा कि डेसिमल से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहने की कोशिश करना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सवाल में। प्रिंस सर की ये दूसरी टिप याद रखना सर, ठीक है। दोनों टिप याद रहेगी सर। तो अगर दोनों टिप याद रहेगी तो यहां पे अब बढ़ते हैं आगे। तो ये दोनों टिप समझ गए हैं। अब समझ में हमें आ गया है कि क्यों प्रिंस सर ने इन रेडियस की कहानी को फ्रैक्शन में ही रहने दिया, इनको डेसिमल में कन्वर्ट क्यों प्रिंस सर ने नहीं किया। अब ये समझ में आ चुका है सर, ठीक है। तो पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है। बारी बारी से सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल नंबर 1 ये रहा। सवाल क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कप इज व्हाट। तो आपके सहूलियत के लिए मैंने सिलिंड्रिकल कप यहीं पे बना दिया है सर। तो सिलिंड्रिकल कप के डायमेंशंस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए थे। सिलिंड्रिकल कप का हमें हाइट गिवन था, डायामीटर गिवन था, जिससे हमने अपने सिलिंड्रिकल कप का रेडियस निकाल लिया सर, ठीक है। अब समझना सर, सिलिंड्रिकल कप है यानी कि शेप क्या है, सिलिंडर की। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कप का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। कप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही इस सिलिंड्रिकल कप का भी वॉल्यूम होगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला जानते हैं सर, तो फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि सिलिंड्रिकल कप की कहानी है तो हम नोटेशंस यूज कर रहे थे रेडियस के लिए आर सी और हाइट के लिए एच सी सर। तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बस डेटा पुटिंग कर लेनी है। तो अभी फिलहाल पाई को नहीं लिखते हैं सर, अभी फिलहाल रेडियस की कहानी लिखते हैं। तो रेडियस है 7/2 यानी कि सर 7/2 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है सर 10.5 सेंटीमीटर है, लिख लिया सर। अब पाई, तो सर पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है सर, पाई की वैल्यू तो 3.14 भी होती है सर। कौन सी वैल्यू यूज करें, सवाल ने तो कुछ बताया नहीं। तो अगेन पाई के लिए एक और टिप बता रहा हूं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। कोई भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सवाल बना रहे हो, अगर सवाल में आपको अलग से मेंशन करके बोला जाता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तभी आप पाई की वैल्यू को 3.14 मेंशन करना। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है सवाल में तो हमेशा पाई की वैल्यू को 22/7 ही मान के चलोगे। इस गोल्डन रूल को याद रखना कि जब तक अलग से आपको नहीं बोला जाता कि पाई की वैल्यू 3.14 माननी है, तब तक पाई की वैल्यू को 3.14 कभी कंसीडर मत करना। हमेशा पाई की वैल्यू को नॉर्मल केसेस में आप 22/7 ही मान के चलोगे। यानी अगर कोई ऐसा सवाल है जहां पे पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो उस सिचुएशन में भी डिफॉल्ट तरीके से पाई की वैल्यू को 22/7 मान के ही सॉल्व करोगे। इस गोल्डन रूल को याद रखिएगा सर। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, क्योंकि सवाल ने पाई के बारे में कुछ बोला था नहीं सर, इसको हमने यहां पे क्या किया है सर, लिख लिया, ठीक है सर। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सर, तो हमें पता है क्यूबिक यूनिट होती है। अब कहानी यहां पे डायमेंशंस की सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी सिखाया है। एक्सपैंड करके करने में फायदा है और फ्रैक्शन में लिख के करने में फायदा है सर कैलकुलेशन। तो यहां पे रूल्स को अप्लाई करें तो 22/7, इसके बाद इनटू, इसको एक्सपैंड करेंगे तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे सर तो ये हो जाएगा 105/10, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं सर, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया सर, 2 11 जा यहां पे 22 हो जाएगा, और कुछ कट रहा है सर। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे कहेंगे सर कि 5 से तो ये भी कट रहा है सर, ये भी कट रहा है, काट लीजिए, लेकिन प्रिंस सर नहीं काटेंगे। क्यों? अब देखो अगेन एक छोटी सी टिप, डिनोमिनेटर का जो 10 होता है ना वो काम का होता है, उसको कभी डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर के 10 से सीधे आपके पास डेसिमल आ जाएगा। इसको काट दोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जनरल रूल बिल्कुल याद रखना कि डिनोमिनेटर में अगर 10 आ रहा है ना, उसको मत छेड़िए, क्योंकि छेड़ दोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर। नहीं छेड़ोगे तो फायदे में रहोगे सर, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का 10 सीधे आपको डेसिमल दे देगा। तो इसको बिना छेड़े हुए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है सर, वो आ रहा है 11
इंटू 7 इंटू 105 डिवाइडेड बाय यहां पे 2 गुने 10। तो इस 10 को मत छेड़ना सर, बिना छेड़े सॉल्व करो। इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो अगेन एक कैलकुलेशन की छोटी सी टिप। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या करेंगे, फट से कहेंगे 11 7 जा 77, 77 इंटू 105। आराम से रफ में जाके 77 इंटू 105 कह रहे हैं। ब्लंडर इसको कहते हैं, आपने दिमाग नहीं लगाया। अगर दिमाग लगाते ना तो आप इस कैलकुलेशन को मुंह जबानी बिना लिखे फटाफट कर सकते थे। कैसे? अब देखो यही होता है छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना। देखो 11 का टेबल ना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने 11 को नहीं छेड़ा। मैंने क्या किया, 105 को 7 से फट से मल्टीप्लाई कर लिया। 7 5 जा 35 कैरी हो गया, 3 7 0 जा 0, यहां पे हो जाएगा 3 7 1 जा 7। तो 735 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ठीक है सर। अब देखो 735 इंटू 11 मुंह जवानी किया जा सकता है, फट से किया जा सकता है सर। 11 5 जा 55, यहां पे 5 हो जाएगा, कैरी 5। 11 3 जा 33 प्लस 5 38, 3 11 7 जा 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा 80। 8085 बाई 2 इंटू 10। देखो कैलकुलेशन आसान हो गई। अब 2 से इसको पहले डिवाइड कर लो सर, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 5 जा 10। इतना डिवाइडेड बाय 10, यानी कि सिंप्लीफाई कर लोगे सर तो फट से यहां पे डेसिमल अरेंज करके कह दोगे 404.25 यूनिट चल रही है सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सर आंसर। तो हमने अपने सिलिंड्रिकल शेप के ग्लास के लिए, सिलिंड्रिकल शेप के कप के लिए वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम आ रहा है सर 404.25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। तो देखो यहां सवालों के बीच में बहुत कुछ आपको सिखाता जा रहा हूं, इसको समझने की और याद रखने की कोशिश करना। अब देखो यहां पे एग्जामिनर ना बहुत अच्छा था, इसलिए आपको बहुत आसानी से ऐसे करके सवाल दे दिया। अगर प्रिंस सर एग्जामिनर रहते ना तो इसी सवाल को घुमा के देते। देखो कैसे कैसे प्रिंस सर घुमा के दे सकते थे, ध्यान से सुनना। प्रिंस सर इसी सवाल को ऐसा दे सकते थे, वो ऐसा बोल देते कि द सिलिंड्रिकल कप इज फिल्ड विथ जूस टू द ब्रिम। द सिलिंड्रिकल कप इज फिल्ड विथ जूस टू द ब्रिम। इसको लिख लो कॉपी पे सर, ठीक है। द सिलिंड्रिकल कप इज फिल्ड विथ जूस टू द ब्रिम। फाइंड द अमाउंट ऑफ जूस इन द कप। फाइंड द अमाउंट ऑफ जूस इन द कप, इसका जवाब दीजिए। अब देखो इसका जवाब क्या हो जाता। सबसे पहले तो ये याद रखना कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के चैप्टर में लिक्विड्स के लिए आपको ये ब्रिम वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। ब्रिम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंटेनर को बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल टॉप तक भर देते हो तो उसको कहते हैं बिल्कुल ब्रिम तक भर देना। तो मैंने आपको बोला कि जो सिलिंड्रिकल कप है वो जूस से बिल्कुल ब्रिम तक, बिल्कुल टॉप तक भरा है। तो बताइए इसमें कितना जूस भरा है, तो क्या जवाब दोगे? तो कह दोगे सर, यानी कि कुल मिला के मुझसे इसके अंदर जो जूस भरा है इसी जूस का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो जूस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो तुरंत कह दोगे सर कि जो मेरे इस सिलिंड्रिकल कप का वॉल्यूम होगा वही तो जूस का वॉल्यूम होगा सर, क्योंकि इसी वॉल्यूम में तो जूस भरा हुआ है। तो कितना जूस भरा हुआ है सर, यानी कि जूस का वॉल्यूम निकालना है। तो कह दोगे सर जो कप का वॉल्यूम वही मेरे जूस का वॉल्यूम। तो यही सेम आंसर हम वहां पे भी बता देते। अगेन इसी सवाल को प्रिंस सर ऐसे भी पूछ सकते थे कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास। तो अब मैंने आपसे सिलिंड्रिकल ग्लास की कैपेसिटी पूछ ली। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि वो चीज कितना ज्यादा कंटेन करके अपने अंदर रख सकता है। तो इस ग्लास की क्या कैपेसिटी रहेगी? तो कह दोगे सर यहां तक पूरा भर देंगे, यही इस ग्लास की कैपेसिटी रहेगी। तो कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया सर? अल्टीमेटली कैपेसिटी का फिर से मतलब वॉल्यूम ही हो गया इस सवाल के रेफरेंस के हिसाब से। यानी कि अगर मैं आपसे इस ग्लास की कैपेसिटी पूछूंगा तो भी आप इस ग्लास का वॉल्यूम ही बताओगे, जो कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो भी आपका आंसर यही सेम रहेगा। तो अभी तो सवाल को बहुत इजी तरीके से बोल दिया गया है, इसी सवाल को घुमा के और अच्छे से भी बोला जा सकता था, जैसे कि मैंने बताया। नोट कर लीजिए सर, ठीक है। आंसर भी चेक कर लेते हैं, दिख रहा है सर डी ही आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। क्या कह रहा है सवाल, समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सवाल में यहां पे आपको यह पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप इज व्हाट।
तो यहां पे आपके सहूलियत के लिए मैंने कप को ड्रॉ ही कर दिया है सर, डायमेंशंस भी लिख लिया है। सवाल ने हमें अपने हेमिस्फेरिकल कप का डायामीटर बता दिया था, जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है सर, हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि कुल मिला के कह देंगे सर कि कप का शेप एक हेमिस्फेयर का है। तो इस हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर इस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वही इस हेमिस्फेरिकल कप का भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला जानते हो सर, तो कह दोगे सर स्फेयर के वॉल्यूम का आधा होता है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का इसका आधा यानी बटे 2, ये हो जाएगा सर 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यानी कि कुल मिला के हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम हो जाएगा सर। अब देखो नोटेशन के लिए मैंने रेडियस को आर एच से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पे भी आर एच लिख लेते हैं सर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 इंटू पाई, क्या रखेंगे पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला गया, यानी कि सर 22/7 फ्रैक्शन में रखेंगे इंटू रेडियस का क्यूब। तो रेडियस है सर 7/2, 7/2 का क्यूब हो जाएगा। इतना यूनिट क्या हो जाएगी सर, यहां पे भी कहानी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर। क्या सिखाया था, एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे तो फायदे में रहोगे। एक्सपैंड करते हैं सर तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 को 3 बार लिख लेना है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं सर फटाफट, दूसरे कलर से कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन यहां पे सर। तो इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया सर, इस 2 से ये 11 टाइम्स में कट गया। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या क्या बचा है यहाँ पे, तो बचा है 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बचा है सर। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे सर, तो आपकी मर्जी है 77 इंटू 7 कर लो या 49 इंटू 11 कर लो, कैसे भी करोगे कैलकुलेशन आसान रहेगी सर। तो यहां पे कैलकुलेशन आसान बनाने की कोई अलग से टिप है नहीं, कैसे भी करोगे कैलकुलेशन सिंपल ही रहेगी। मान लो मैं 49 इंटू 11 कर लेता हूं, 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो जाएगा 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 4 जा 44 प्लस 9 54 यानी कि 53, 539/6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा सर। तो क्या ये हमें आंसर में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, आंसर में सब डेसिमल की कहानी है, डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, करते हैं सर। तो 9 6 जा 54, 9 टाइम्स में तो नहीं जाएगा सर, यानी कि 8 टाइम्स में जाएगा, तो 8 6 जा 48। अब देखो 8 वाला एक ही आंसर, अब इसी को देखो कॉमन सेंस लगाना कहते हैं, 8 वाला यही आंसर है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए 89.83। चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक करते हैं सर फर्दर। तो 8 6 जा 48 हो गया, यानी कि 5 कैरी बचा 59, तो 59 6 से डिवाइड करेंगे सर, तो 9 6 जा 54, 6 9 जा 54 हो जाएगा, 5 बचेगा सर, यानी डेसिमल के बाद ये 50 बन जाएगा। तो 8 6 जा 48, 2 बन जाएगा, यानी कि 28 2 जा 16 हो जाएगा सर, 89.82, ऑलमोस्ट वही सेम आंसर आ रहा है सर, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ऑलमोस्ट वही सेम आंसर आ रहा है सर यहाँ पे 89.82 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो अगेन अभी तो बहुत आसानी से पूछ दिया, प्रिंस सर एग्जामिनर रहते तो घुमा के पूछते। प्रिंस सर पूछते हैं कि ये जो हेमिस्फेरिकल शेप का कप है, ये मान लो पानी से बिल्कुल ब्रिम तक भरा है, तो बताइए कितना पानी भरा है। तो अगेन वही जवाब देते सर कि ब्रिम तक यानी बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा है, तो इसके अंदर कितना पानी भरा रहेगा, तो कह दोगे इस कप की जो वॉल्यूम होगी उतना ही पानी भरा रहेगा, यानी कप की वॉल्यूम पता कर लेंगे तो जो अंदर पानी है उसका भी वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। या इसी सवाल को ऐसे पूछा जा सकता था, इस कप की कैपेसिटी बताइए, तो कह दोगे सर कप का जो वॉल्यूम होगा वही इस कप की कैपेसिटी हो जाएगी, सिंपल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो सर, यहां पे तो सहूलियत के हिसाब से आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है, मैं एग्जामिनर रहता ना तो आंसर या तो मिलीलीटर में देता या तो लीटर में देता। अब आप पागल हो जाते कि सर हम आंसर निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, आप ऑप्शन में कहानी मिलीलीटर लीटर की दे रहे हो, कैसे बनाएंगे सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए एक और इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं, याद रखना, ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखना सर,
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। कभी भी कन्वर्जन करना हो मिलीलीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मिलीलीटर में, इस फॉर्मूले से कर सकते हो। एक बार आपने सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में बदल लिया तो फिर मिलीलीटर को लीटर में भी बदल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए, इसको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से दिमाग में रखना सर। इसका एक इसके एक के बराबर होता है, दैट्स इट। ठीक है सर, इतना समझ में आया? मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। यहाँ पे तीसरा सवाल देख लेते, देख लो सर यही आंसर है। तो ये रहा तीसरा सवाल। क्या पूछा जा रहा है सर? तो कहा जा रहा है कि विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच। तो मुझे पता है कि वेटर्स जो स्टूडेंट्स को जूस बांट रहे थे वो दो टाइप के कंटेनर में, एक तो सिलिंड्रिकल ग्लास, एक हमारा हेमिस्फेरिकल कप। तो सवाल आपसे पूछ रहा है सर कि दोनों टाइप के ग्लासेस अगर पूरे पूरे जूस से भरे हुए हैं तो बताइए किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। यानी किस कंटेनर में ज्यादा जूस आएगा, किस में कम जूस आएगा। तो कह दोगे सर जिस कंटेनर की वॉल्यूम ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा जूस आएगा। जिस कंटेनर की वॉल्यूम कम होगी उसकी कैपेसिटी कम होगी, उसमें रिलेटिवली कम जूस आएगा सर। तो दोनों कंटेनर्स के लिए वॉल्यूम निकाल चुके थे सर। सिलिंड्रिकल कप के लिए वॉल्यूम आ रही थी 404.25 सेंटीमीटर क्यूब और हेमिस्फेरिकल कप के लिए आ रही थी 89.83 सेंटीमीटर क्यूब सर। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? यहीं पे दिख रहा है सर, ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है। यानी कि हमें ये रियलाइज हो रहा है सर कि जो सिलिंड्रिकल ग्लासेस हैं उनकी यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी इनमें ज्यादा जूस आएगा। यानी कि सर जिन भी बच्चों ने इस कंटेनर से जूस पिया उनके साथ धोखा हो गया है सर, उन्होंने कम जूस पिया है, इन्होंने कंपैरेटिवली ज्यादा जूस पिया है सर। तो इन्होंने इनके कंपैरिजन में कितना ज्यादा जूस पिया है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि दोनों कंटेनर्स में वॉल्यूम का कितना फर्क है, कितने वॉल्यूम का फर्क है बताइए। क्या कर दोगे सर? सिंपल फंडा है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम पता है, बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम को घटा देंगे, हमें डिफरेंस, हमें वॉल्यूम का फर्क निकल के आ जाएगा। फर्क आ जाएगा सर 404.25 माइनस 89.83, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सर। तो यहां पे 2 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 3 बन गया, 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, ये आपका बन गया 314.42। इतना सेंटीमीटर क्यूब या फिर कह लो 314.42 मिलीलीटर। सर इतने जूस का फर्क है। 300 मिलीलीटर जूस बहुत होता है, 250 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक आती है ना छोटी छोटी बॉटल, इतने जूस का फर्क है। इतना धोखेबाजी हो गई सर इन बच्चों के साथ, क्या कर सकते हैं, होता है सर। ठीक है, तो यहां पे जवाब क्या दे दोगे? तो कहोगे सर कि सिलिंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा था, यानी कि या तो बी आंसर होगा या तो डी होगा। अब कितने का फर्क था सर? तो 314.42। कहां पे दिख रहा है? बी में दिख रहा है कि डी में? तो कह दोगे सर डी में दिख रहा है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि बड़ा कंटेनर है सिलिंड्रिकल ग्लास और वॉल्यूम का कितना फर्क है सर? तो आप तुरंत कह दोगे कि हेमिस्फेरिकल कप में जितने वॉल्यूम का जूस फिट आ रहा था उससे 314.42 मिलीलीटर ज्यादा जूस आपके सिलिंड्रिकल ग्लास में फिट किया जा सकता है। ये आप यहां पे कह दोगे। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, दिख भी रहा है सर, यही आंसर है। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। तो चौथे सवाल की कहानी को थोड़ा सा समझना, इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट की मदद से प्रैक्टिकली बताऊंगा। पूछा जा रहा है कि द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट्स इज व्हाट। ठीक है सर, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि हर 4 बच्चे मिलकर अपने अपने गिवन कपड़ों से जो कोनिकल शेप का टेंट बना रहे हैं उस टेंट की हाइट क्या होगी सर। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे सोचेंगे, समझना। तो हमें फंडा पता है सर कि इन 4 बच्चों का जो ग्रुपिंग बना है सर, हर एक ग्रुप को एक 551 मीटर स्क्वायर का इस शेप का कपड़ा दिया गया है, जिसमें वो अच्छे से कटनी छटनी करके क्या करते हैं, जो 550 मीटर स्क्वायर का कपड़ा बचता है उससे अपना टेंट बना रहे हैं कोनिकल शेप का। वो जो टेंट बनेगा उस टेंट में बेस का रेडियस क्या होगा, सवाल ने बता दिया। तो अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि आपका ये जो टेंट बनेगा ना, इसकी हाइट क्या होगी। अब हाइट क्या होगी, इसके लिए फंडा क्या अप्लाई करना है समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो
सीन कुछ ये है कि मान लो यही टेंट बनाने के लिए कैनवास दिया गया है। ये जो कपड़ा है ये 551 मीटर स्क्वायर का कपड़ा है। इसी कपड़े से आपको टेंट बनाना है। अब समझना, जब इसको आप कोन में बदलने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे सर एक परफेक्ट कोन नहीं बन पाएगा, कुछ कटनी छटनी करनी पड़ेगी, यहां पे कुछ कपड़ा बर्बाद होगा। तो इस तरीके से जब कटनी छटनी की तो मान लो सर ये 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा बर्बाद हो गया। अब कटनी छटनी करने के बाद इस तरीके से मैंने अपना टेंट बना लिया। इस तरीके से मैंने अपना कोनिकल शेप का क्या कर लिया सर, टेंट बना लिया है सर। ये हमने कटनी छटनी करने के बाद फाइनली कोनिकल शेप का टेंट बना लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था सर कि ये जो टेंट बनाया गया है कैनवस के थ्रू, उसमें मेरे टेंट की बस कवरिंग हुई है सर। ये कपड़ा टेंट के बेस में बिछाया नहीं गया है, सिर्फ कवरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सवाल ने बता दिया है कि आपके इस कोनिकल टेंट में जो बेस है सर, इस बेस का क्या रेडियस है। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है सर, हाइट पूछ रहा है। तो याद रखना अगेन एक गोल्डन रूल, किसी भी कोन के शेप के लिए अगर आपसे बस हाइट पूछा जाता है तो आपको यह मान के चलना है कि वो परपेंडिकुलर हाइट पूछ रहा है, वो स्लैंट हाइट नहीं पूछ रहा है। इस बात को याद रखना, सिर्फ हाइट बोलता है तो यह मान के चलना है कि वो परपेंडिकुलर हाइट ही पूछ रहा है सर आपसे। तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट आपसे पूछी जा रही है, क्या होगी टेंट के लिए। क्या दिमाग लग पाया? तो दिमाग आपका यह लगना चाहिए सर कि ये जो 551 मीटर स्क्वायर का कपड़ा था, यही तो कटने छटने के बाद इस तरीके से रोल होके टेंट बनाया है सर। यही कपड़ा 551 मीटर स्क्वायर का कटने छटने के बाद आपका टेंट का कवरिंग बनाया है सर। यहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए। तो यही जो बचा हुआ 550 मीटर स्क्वायर का कपड़ा है, यही तो यहां पे लगा हुआ है। तो ये क्या है सर, यही तो आपका 550 मीटर स्क्वायर का कपड़ा है। कुल मिला के इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस कोनिकल टेंट के लिए ये जो कर्व्ड रीजन है, इस कर्व्ड रीजन का एरिया हमें पता है जो कि 550 मीटर स्क्वायर है। तो इस कर्व्ड रीजन का एरिया पता है सर 550 मीटर स्क्वायर। तो कोन में ये जो कर्व्ड रीजन रहता है, इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहते हैं सर, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि आपको यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट बता दिया गया है पहले से इनडायरेक्टली। कितना है सर, तो इतना कपड़ा मिला था जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर बर्बाद हो गया। यानी कि ये जो 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बचा है, यही तो कवरिंग के लिए, यही तो कर्व्ड सरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है पूरा का पूरा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी हमें घुमा के दे दिया गया है 550 मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखना सर, मीटर स्क्वायर। अब सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का आप फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई इंटू आर इंटू एल। अब चूंकि टेंट की बात हो रही है, नोटेशन यूज कर देंगे तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। अब समझना यहां पे क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, समझना सर। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे सर, रेडियस भी हमें पता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो हमें तो स्लैंट हाइट निकल के आएगा, जबकि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है सर, हाइट पूछ रहा है। और मैंने आपको अभी बताया सिर्फ हाइट बोले तो आपको यह मान के चलना है कि वो आपसे परपेंडिकुलर हाइट पूछ रहा है, स्लैंट हाइट नहीं पूछ रहा है। तो कहोगे सर बहुत नाइंसाफी है, यहां से तो स्लैंट हाइट निकल के आएगा। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, स्लैंट हाइट आ गया तो परपेंडिकुलर हाइट भी आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोन के अंदर इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल छिपा होता है, हमने पढ़ा है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब यहां पे डायमेंशंस का रिलेशन निकालेंगे तो कह देंगे सर स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपके परपेंडिकुलर हाइट के स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सर ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से एक कोन के लिए जानते हैं। अब समझना, यहां से आप L निकाल लोगे, L आपको पता चल गया, R आपको पता है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से H नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। पहले L को निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या डालेंगे, कुछ नहीं बोला, यानी 22/7 डालेंगे इनटू रेडियस। तो रेडियस कितना दिया है सर आपको, यहां पे 7 मीटर का रेडियस है, इनटू L, ये तो हमको निकालना ही है, बराबर 550 हो जाएगा सर। तो 7 से 7 कट गया, देखो 11 के टेबल से चला जाएगा तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यहाँ पे 0, 2 से कट जाएगा 2, 25 जा 50।
तो स्लैंट हाइट निकल के आ रहा है मेरे कोनिकल टेंट का, ये आ रहा है सर 25 मीटर। तो स्लैंट हाइट आया है सर, अभी आपका आंसर नहीं आया है, याद रखना। अब देखो यहां पे तो कहीं आपको 25 नहीं मिल रहा है, सवाल जानबूझ के कि तुम गलत टिक करके आ जाओ, इसमें 25 भी लिख के देगा, लेकिन गलती नहीं करना है सर, याद रखना। सिर्फ हाइट बोल रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्लैंट हाइट नहीं पूछ रहा, परपेंडिकुलर हाइट पूछ रहा है। ये रूल याद रखना कोन के लिए, सिर्फ हाइट पूछे यानी कि वो परपेंडिकुलर हाइट पूछ रहा है। अगर वो स्लैंट हाइट पूछेगा तो अलग से आपको बोलेगा कि फाइंड दी स्लैंट हाइट, ठीक है सर। तो स्लैंट हाइट निकल गया है, तो अब परपेंडिकुलर हाइट भी निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे सर। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर रीअरेंजमेंट के बाद परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस यानी कि सर 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी करोगे सर 25 प्लस 7 32, ए माइनस बी करोगे 25 माइनस 7 यानी कि कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो तो आपको दिख जाएगा सर, देखो कैसे फटाफट आंसर निकलता है सर। 32 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 2 और 18 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2। अब ये जो 2 बार 2 है इसके लिए रूट के बाहर 1 2 आ जाएगा, 16 के लिए रूट के बाहर 4 आ जाएगा, 9 के लिए रूट के बाहर 3 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 2 24 मीटर परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी सर, 24 मीटर परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। ऐसे भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं सर कि 25 7 के कॉम्बिनेशन वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट में 24 ही आता है सर। सीधे ऐसे भी आंसर पता कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में आपको सब लिख के बनाना पड़ेगा सर। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ गई सर 24 मीटर की, यानी ये हमने पता कर लिया है कितना है सर 24 मीटर है सर। यही सवाल हमसे पूछ रहा था कि ये जो 4 बच्चों का ग्रुप मिलकर टेंट बना रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टेंट की हाइट कितनी होगी, तो कह दोगे सर 24 मीटर की हाइट होगी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सर। चेक भी कर लेते हैं एक बार, तो हमें दिख भी रहा है सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक तगड़ा सवाल, फंसाने वाला सवाल, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 की कहानी। अगेन देखो अच्छा सवाल है। सवाल क्या पूछ रहा है सर, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्युपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कोनिकल टेंट। अब ध्यान से समझना सवाल क्या पूछ रहा है। तो मुझे कहानी में बोल दिया गया था कि हर एक टेंट में 4 बच्चों को आराम करना है, ठीक है सर। तो ये रहा टेंट, इस टेंट में कितने बच्चों को आराम करना है, 4 बच्चों को आराम करना है। तो बच्चे बना देते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा, ठीक है सर। अब देखो बच्चे हैं, चमगादड़ तो है नहीं कि उल्टा लटकेंगे यहां पे सर छत पे, ऑब्वियस सी बात है। कहां आराम करेंगे सर, टेंट के बेस पे ही आराम करेंगे, यानी ये जो टेंट का बेस वाला रीजन है उसी पे आराम करेंगे। तो टेंट के बेस वाला रीजन क्या होता है सर, आपके सामने ये रही टेंट, आपके सामने सर ये रही टेंट। टेंट का बेस वाला रीजन क्या होता है सर, एक सर्कल होता है। टेंट का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है। यानी कि ये जो 4 बच्चे हैं ये इसी सर्कुलर रीजन में आराम करेंगे। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि आराम करने के लिए हर एक बच्चे को कितना स्पेस मिलेगा, हर एक बच्चे को आराम करने के लिए कितना स्पेस मिलेगा। तो लगाओ दिमाग सर, ये वो रीजन है, ये वो स्पेस है जहां पे आपके 4 बच्चे मिलके आराम करेंगे। अब देखो आइडियली प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो चारों बच्चे क्या चाहेंगे, चारों बच्चों यही चाहेंगे सर कि बराबर बराबर जगह आराम करने के लिए मिले। सवाल ने नहीं बोला ये बात आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली हम क्या चाहेंगे कि अगर एक जगह में 3 लोगों को आराम करना है या 4 लोगों को आराम करना है तो वो बराबर बराबर जगह लेके आराम करे, हम यही चाहेंगे ना सर। तो यहां पे भी जब 4 बच्चे आराम करेंगे तो यही चाहेंगे कि हर एक बच्चा बराबर जगह ले, यानी कि ये जो रीजन है ये 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, और जो एक हिस्सा आएगा वही एक हिस्सा वो रीजन होगा, वो एरिया होगा जो कि हर एक टेंट के अंदर का बच्चा ऑक्युपाई करेगा सर। तो इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, तो सर बेस कोन का एक सर्कल होता है, यानी कि पूरे का एरिया सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टेंट है तो आर टी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर। तो ये तो इस नीचे वाले बेस के रीजन का एरिया आ गया। अब इसमें 4 बच्चे आराम करने हैं, तो अगर हर बच्चा बराबर बराबर जगह लेगा तो हर एक बच्चा कितना जगह ले रहा है सर, इतना बटे 4 जगह ले रहा है सर, ठीक है सर।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें अपना आंसर निकल के आ जाएगा कि हर एक बच्चा एक टेंट के बेस में कितना एरिया कवर कर रहा है आराम करने के लिए। सॉल्व करते हैं सर इसको। तो पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 डिवाइडेड बाई आपका 4। 7 से 7 गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 11 जा सर, तो ये हो गया 77/2 यानी कि कितना हो जाएगा 38 2 जा 76, 38.5 यूनिट क्या रहेगी सर, सब कुछ मीटर में है सर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो 38.5 मीटर स्क्वायर वो एरिया होगा जो कि टेंट के अंदर हर एक बच्चा आराम करने के लिए ऑक्युपाई करेगा। 38.5 कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं सर, दिख भी रहा है। तो एक बहुत शानदार केस बेस्ड का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सवाल। पहला 2 सवाल तो फिर भी आसान था, तीसरे नंबर से आगे बढ़ते बढ़ते सवाल का लेवल और अच्छा होता चला गया सर। एक बहुत तगड़ा सवाल, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, चीजों को नोट डाउन कर लो। देखो प्रैक्टिकली अगर नहीं समझाता ना तो बहुत सारे बच्चों को यहां पे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको बकायदा टेंट वेंट बना के समझाया। ठीक है सर। अब आएगा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सवाल। एक अच्छा सवाल मैंने लिया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, सोच के आराम से जवाब दीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा, वैसे खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर है। अब देखो सवाल क्या मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। सवाल है कि इफ द लार्जर कैपेसिटी ग्लास इज एम्प्टी and lower capacity glass is filled to the brim and then completely emptied in the empty glass, find the height of the drink in the glass in fraction। क्या कहा जा रहा है समझना। देखो सवाल में कहीं पे भी मैंने नहीं बोला सिलिंड्रिकल ग्लास या हेमिस्फेरिकल ग्लास, मैंने क्या बोला है सर सवाल में, लार्जर कैपेसिटी ग्लास, लोअर कैपेसिटी ग्लास। अब लार्जर कैपेसिटी ग्लास, लोअर कैपेसिटी ग्लास बोलने का क्या मतलब है, अभी अभी हमने दोनों टाइप के ग्लास की कैपेसिटी निकाल ली सर। लार्जर कैपेसिटी ग्लास कौन सा होगा, वो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम जूस अट जाएगा। लोअर कैपेसिटी ग्लास कौन होगा सर, वो जिसमें कम वॉल्यूम कंपैरेटिवली अटेगा। तो लार्जर कौन सा था सर, मैंने आपको नहीं बताया, आपको समझना पड़ेगा कि लार्जर वाला तो सर सिलिंड्रिकल था, लोअर कैपेसिटी ग्लास कौन था सर, हेमिस्फेरिकल था। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि जो सिलिंड्रिकल ग्लास है वो खाली है। सवाल बोल रहा है सर कि जो आपका सिलिंड्रिकल ग्लास है ना वो है बिल्कुल खाली, ठीक है सर, और आपका जो हेमिस्फेरिकल ग्लास है सर वो है पूरा का पूरा भरा हुआ, बिल्कुल देखो ब्रिम तक भरा हुआ है। अभी मैंने आपको ब्रिम वर्ड का मतलब बताया था, बिल्कुल पानी से जूस से ऊपर तक भरा हुआ है। अब सवाल क्या कह रहा है, ये जो छोटा कैपेसिटी वाला पूरा भरा हुआ ग्लास है, इसके पूरे माल को मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसमें सर, इस खाली बड़े कंटेनर वाले ग्लास में। तो ऑब्वियस ही बात है सर, ये कम कैपेसिटी का ग्लास है, इसका आप पूरा आइटम इसमें डाल दोगे तो पूरा ग्लास नहीं भरेगा सर, कुछ दूर तक भरेगा। कॉमन सेंस की बात है ना सर, इसमें कम वॉल्यूम फिट आता है। तो ये पूरा भरा हुआ ग्लास अगर आप सिलिंड्रिकल ग्लास में उछल दोगे तो पूरा ग्लास तो भरेगा नहीं, कुछ दूर तक भरेगा। तो आपको बताना है कितनी दूर तक भरेगा, यही हाइट आपको पता करनी है फ्रैक्शन में। जवाब मुझे फ्रैक्शन में चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए। लगाइए दिमाग, क्या दिमाग लगाइएगा, एक हिंट दे देता हूं। जो यहां का वॉल्यूम है यही वॉल्यूम यहां जा रहा है, और ये जो वॉल्यूम यहां का यहां जा रहा है, पानी रे पानी तेरा शेप कैसा, तो जिस कंटेनर में डालोगे उसके जैसा। तो ये जो वॉल्यूम अब यहां पे गया है ये किस शेप में आ गया है, सिलेंडर के शेप में आ गया है, जिसका रेडियस अभी भी वही है, बस हाइट बदल गया है। अभी हिंट मैंने आपको दे दिया, जवाब आना चाहिए कि ये हाइट क्या होगा जहां तक जूस भरा रहेगा सर ट्रांसफर करने के बाद। तो ये आपको फ्रैक्शन में जवाब देना है। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, जो भी 3 स्टूडेंट्स सबसे तेज जवाब देंगे उनका नाम मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपने चैनल पे भी डालूंगा, अड्डा के चैनल पे भी डालूंगा। तो एक बहुत तगड़ा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए मैंने अच्छे से टाइम लेके समझाया। तो इसके साथ इस सवाल की कहानी को एंड करते हैं, और प्रिंस सर को सपोर्ट करिए यार। आप लोग केस स्टडी अच्छे से देख नहीं रहे हो, अच्छे से शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, बार बार कह रहा हूं। आपके पेपर में आप प्रिंस सर की बात याद रखना, इन्हीं में से सवाल गिरेगा सर। तो पहले से पढ़ के रहोगे ना तो टाइम बचेगा, कहोगे सर ने इतने अच्छे से समझाया था, सब कुछ याद है, फट से लिख के आंसर आ जाओगे सर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ कि प्रिंस सर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं सर। ठीक है, तो यहां पे इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। तो फटाफट जवाब दीजिए। तो यहां पे लेक्चर अब रोकते हैं। थैंक यू।